चुकी है बहू से। अरे ओ मंगरा भाई, अरे मंगरा भाई, अरे जोहार जोहार बाजी, जोहार 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 तो हम बाद में करेंगे, पहले हम किसान भाई बहनों को जोहार। गलती हो गया भैया, लेकिन उससे पहले हम उसके बाद में आप लोगों को जोहार करते हैं। बहुत 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 जोहार करते हैं। केतकी की तरफ से भी जोहार। और मंगरा भाई तो काफी तेज है ना, पहले ही आप लोगों से माफी मांग ली है, लेकिन हमसे माफी कौन मांगेगा? इतनी देर जो इंतजार कर रहे थे आपका। तो भाई कान पकड़ के उठक बैठक कर लें। चलिए हो गया हो गया हो गया। आपने दर्शकों से माफी मांग ली, मतलब हमसे भी मांग ली। भाऊजी हम लोग शुरू में ज्यादा बोल दिए, जल्दी से हम लोग चलते हैं कृषि समाचार की तरफ। बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग जिले में प्रखंड स्तर पर होगी कृषि उपकरण बैंक की स्थापना। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा भूमि संरक्षण विभाग द्वारा हजारीबाग जिले में प्रखंड स्तर पर कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इस कार्य के लिए जिले में काम करने वाले सक्रिय जल छाजन समिति, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक मित्रों, लैंप्स, पैक्स, सहकारी समिति, निबंधित गैर सरकारी संस्था, कृषि विज्ञान केंद्र और बीज ग्राम जैसी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित हैं। कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले दिनों कृषि अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने समय पर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि समय कम है, जल्द से जल्द योजनाओं का क्रियान्वयन करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को दिलाया जाए। किसानों से जिला स्तर के अधिकारियों का सीधा संपर्क होना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को हल करने में कोई कठिनाई न हो। किसान भाई अगर दलहनी फसल की खेती करने जा रहे हैं तो बीज को जीवाणु खाद राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें, तभी लगाएं। इससे उत्पादन और मिट्टी में पोषक तत्व दोनों की वृद्धि होती है। दलहनी फसलों की खेती के लिए मिट्टी में अन्य पोषक तत्वों सहित नेत्रजन की आवश्यक मात्रा का भी होना जरूरी माना जाता है। राइजोबियम कल्चर के उपयोग में मिट्टी में नेत्रजन की मात्रा में वृद्धि होती है। जीवाणु खाद का बहुत महत्व है, क्योंकि फसल प्रत्येक वर्ष में फसल का उत्पादन घट रहा है और इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए जीवाणु खाद का बहुत ही महत्व है। और दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर नाम का ये जो जीवाणु खाद है, इससे बीज उपचार करने से नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है वो प्रति हेक्टेयर 30 केजी से 90 केजी तक खेत में हो जाता है, जिससे फसल की पैदावार बढ़ जाती है और मिट्टी की दशा भी सुधर जाती है। जो किसान सब्जी फसल लौकी से अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं, वे लौकी के उन्नत प्रभेद HAVOG 6 और HAVOG 16 लगाएं। ये कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू द्वारा विकसित किया गया है। किसान भाई लौकी के अनुशंसित किस्मों के चयन के साथ साथ कतारों के बीच और पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखने पर भी ध्यान दें। लाइन से लाइन मतलब नाली से नाली का दूरी हम रखते हैं 2.5 से 3 मीटर। और नाली में जो हम थाली में बीज लगाते हैं, 3 बीज लगाते हैं एक थाली में, और थाली से थाली का दूरी हम रखते हैं करीब 50 सेंटीमीटर। और जो नाली का चौड़ाई वो भी 50 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें हम जो बुआई करते हैं, जो उन्नत प्रभेद है जिसका खेती बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पर किया गया है, वो है आरका बहार, जो हमारा बेंगलोर की किस्म है। साथ ही साथ इस केंद्र से विकसित हुई है 2 नई किस्म है, वो है HAVOG 6 है, जो वो भी लंबे आकार के है, और एक गोल लंबे आकार के HAVOG 16। तो ये तीनों किस्म का बीज हमारा इस केंद्र से किसान भाई प्राप्त करके और नवंबर का पहला पखवाड़ा में और मल्चिंग जो हमारा जो पारदर्शी जो प्लास्टिक है उसके सहारा से जो नाली को हम पारदर्शी प्लास्टिक से ढकते हैं और उसमें जहाँ पर हम बीज बुआई करते हैं वहाँ पर हम ब्लेड से काट देते हैं। पहले पूरा ढकने के बाद काट के वहीं पर हम बीज बुआई करते हैं। अंदर हमारा मिट्टी भुरभुरा रहता है और उसमें हम ड्रिप का जो
किसान भाई धान कटने के बाद बाली से धान अलग करने के लिए होल्ड ऑन पैडी थ्रेसर नामक कृषि यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शक्ति चालित यंत्र है और इसे पैर द्वारा चलाया जाता है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। आज जिस सफल किसान से हम मिलने वाले हैं वो अनाज वर्गीय फसलों की खेती के साथ साथ सब्जी वर्गीय फसलों की खेती में भी निपुण हैं। तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि ये अभी किस फसल की खेती कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मेरा नाम है कलेश्वर महतो, पिताजी का श्री पंचानंद महतो। हम लोग यही श्री विधि द्वारा ही सब कुछ कृषि विज्ञान से ही हम लोग सब कुछ करते हैं। अगो पहले वाला तो छोड़ दिए सर, पहले वाला तो जो लगाते थे बीज उसमें तो ज़्यादा लगा था लेकिन ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन कम में लगाते हैं लेकिन कम ही हम लोग को ज़्यादा उपज होता है। इसी में हम लोग को पढ़ाई लिखाई लड़का बच्चा का सब कुछ जो भरण पोषण इसी में सब हो जाता है। खाना पीना हम लोग सब कुछ थोड़ा बहुत बचबो करता है, इसीलिए सब हम लोग चलाते हैं। इसीलिए और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2150 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 2700 रुपए से 5400 रुपए, गेहूं 1400 रुपए से 2200 रुपए, चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, दाल अरहर 5400 रुपए से 6600 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5600 रुपए, सरसों तेल 8400 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1250 रुपए और प्याज 3000 रुपए से 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो भाई कृषि समाचार में अभी आपने जानकारी ली कृषि संबंधी खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बातों के बारे में, सुझाव के बारे में, सलाह के बारे में, मंडी भाव के बारे में और मौसम के मिजाज के बारे में इतना हम लोग इस कृषि समाचार में जानकारी लेकर के आए। जानकारी और भी अभी आगे जानकारी है, लेकिन आप क्या ले रहे थे? एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा?
हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, विराम भी लिए, आप भी आराम किए, हम भी किए और दोनों फिर से हम लोग जुड़ गए हैं। तो जुड़ गए हैं तो जानकारियों के लिए जुड़े हैं, खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी हम लेकर के आए हैं। और जानकारी ये है ना भौजी, अभी बताइए तो नहीं, पहले हम सवाल करेंगे। करिए आप ये बताइए कि अभी कौन सी ऐसी सब्जी है जो सबको बहुत रुला रही है? वो तो सब्जी देखिए हमेशा ही आपको रुलाता है जो आप जानना चाह रहे हैं। हाँ, उसको काटते हैं तो रोता ही है आदमी, आंख से एकदम लोर गिरता है ढर ढर। लेकिन उसका दाम जो है ना ज्यादा है, उसके पीछे भी कारण है। क्या है? अरे भैया, प्याज के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। उसकी कीमत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में कहीं ना कहीं 19-20 हो गया होगा, कहीं आवक में 19-20 हो जाता है, लेकिन उसका मुख्य वजह है उत्पादन में कमी। इस बार हम लोग जो है प्याज की खेती करेंगे तो ऐसा चकाचक करेंगे, ऐसा बेजोड़ करेंगे कि बस दुनिया देखेगी और बोलेगी कि भैया झारखंड के किसान प्याज की खेती किए हैं। तो प्याज की खेती कैसे करें, और उस बेहतर खेती के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि उन्नत किस्मों का चुनाव। तो खेती और उन्नत प्रभेदों का चुनाव, इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में है और आज हमारे साथ हैं यहीं के एक वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। ये हमें जानकारी देंगे प्याज की व्यावसायिक खेती कैसे की जाए। किसान भाइयों, इस समय प्याज की मतलब खेती व्यावसायिक खेती है और प्याज एक मसालेदार और सब्जी की मतलब अच्छी फसल है और इसमें उत्पादन करने से किसानों को अच्छा फ़ायदा भी होता है और कम लागत में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम बात यह है कि किसान ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जिनका पीएच 5.5 मतलब 5.5 से 6.5 हो और जो मिट्टी है वो बलुई दोमट और हल्की दोमट हो, जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। साथ ही खेत को एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई करें। जुताई करने के बाद 5 से 6 बार देसी हल से करें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और इसके बाद उसमें जो प्रजातियां, अगर जैसे कि इसमें 3 तरीके की प्रजातियां होती हैं, जैसे लाल है, पीला है और सफ़ेद। लाल प्याज में है जैसे पूसा रेड है, पटना रेड है, एग्री फाउंड डार्क रेड है, एग्री फाउंड लाइट रेड है। पीला जो प्याज आता है उसमें अर्ली ग्रेनो है। इसके बाद सफ़ेद प्याज के लिए पूसा वाइट राउंड है। ये प्रजातियां का चुनाव कर लें और प्रति हेक्टेयर 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बीज लेने के उपरांत, अच्छी किस्म का बीज लेने के उपरांत उसको हम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो के की दर से उपचारित करें। उपचारित करने के बाद ही हम उसको खेत में बोएं। खेत में मतलब हम 3 तरीके से लगाते हैं। एक पहला है कि सीधा मतलब बुआई भी कर सकते हैं, या फिर हम नर्सरी तैयार करें, या हम उसके छोटे छोटे बबलेट तैयार कर लें। तैयार करने के बाद हम उसको मतलब लगाए हैं। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसे आपने कहा नर्सरी तैयार कर लें, हमारे किसान भाई नर्सरी की तैयारी कैसे करें और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। नर्सरी तैयार करके अगर हम मतलब प्याज का रोपण करते हैं तो 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए करीब 100 से 110 क्यारियाँ जो 3 मीटर लंबी हों, 60 सेंटीमीटर चौड़ी हों और 15 सेंटीमीटर ऊंची हों, उनके मतलब तैयार कर लेते हैं। और 2 क्यारी के बीच में कम से कम 70 सेंटीमीटर का मतलब अंतर रखते हैं, जिससे कि हम आसानी से जो कर्षण क्रियाएँ हैं उनको कर सकें। और जो क्यारी हम तैयार करते हैं उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी और पोटास मिला देते हैं। साथ साथ ही अगर संभव हो सके तो मतलब जिंक सल्फेट की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम उसको नर्सरी में बीज को 1-2 सेंटीमीटर गहरा नालियाँ बना लेते हैं। नालियाँ बनाने के बाद उसमें दूर दूर पे मतलब बीज बो देते हैं। बोने के बाद नर्सरी में बोने के बाद मिट्टी से और ऊपर से गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट से उसको ढक देते हैं।
और हल्की सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि मतलब वो नमी बनी रहे और 3 से 4 दिन में जो उसका जो बीज है वो अंकुरित हो जाता है। और जो रबी, यदि हम रबी के उसमें कर रहे हैं, रबी का अगर हम प्याज ले रहे हैं तो 8 से 9 हफ्ता में हमारा जो बिचड़ा है वो तैयार हो जाता है, जबकि खरीफ अगर करेंगे तो 6 से 7 सप्ताह में बिचड़ा उसका तैयार हो जाता है प्याज का। इसके बाद हम उसको 20 गुना मतलब 10 सेंटीमीटर पे खेत में जो हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें कि पहले से ही कम से कम 20 से 25 टन गोबर की खाद और 100 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो पोटास, वो 60 किलो पोटास और 60 किलो फास्फोरस मिला दिए हैं। तो उसमें हम उसको इतनी मतलब 20 गुना 10 सेंटीमीटर पे जो रोपाई कर देते हैं, और रोपाई के तुरंत बाद हम उसमें हल्की सिंचाई। और हमारे खेत में कितनी नमी यानी कि कितनी सिंचाई होनी चाहिए जिसके दौरान वो रुपाई कर सकें? किसान भाइयों, यदि आप खेत में बिचड़ा रुपाई कर रहे हैं प्याज का, तो कम से कम 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में अंतिम बुआई के समय मिला दें। साथ ही मतलब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास और अच्छी मात्रा में बोरान और जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करें, जिससे कि आप देख रहे होंगे जो प्याज में झरफराहट होती है वो सल्फर से होती है, और उसकी कमी अगर नहीं हम डालेंगे सल्फर, तो हमारा जो एल्कलाइड है वो उसमें थोड़ी कम मात्रा में बनेगा। तो इससे हमको सल्फर का व्यवहार खेत में करना चाहिए। भले ही मतलब हम 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से दें, लेकिन आवश्यक है कि हम उसमें जिंक सल्फेट का व्यवहार करें। साथ साथ ही कि रोपाई के हम तुरंत बाद हम एक हल्की सिंचाई करें। और किसान भाइयों, मतलब ये ध्यान देने की बात है, चूँकि हमारा प्याज है वो उथला होता है, मतलब ज़्यादा गहराई पे नहीं जाता है, 5-6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाता है, तो हम उसमें 10 से, अगर हम रबी के फसल में ले रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर पर हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। और ज़्यादा गहराई मतलब करने से हमारा ये डर रहेगा कि उसका जो कंद है वो सड़ने का डर रहेगा, तो हल्की सिंचाई करें और उनकी जो संख्या है उनकी मतलब वृद्धि कर दें, और जो मात्रा है पानी का वो कम दें, जिससे कि नमी बनी रहे। साथ साथ ये मतलब ये भी ध्यान है कि खेत में खरपतवार ना हो, जिससे कि जो उपज है वो 15 से 20